बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तीन बड़ी खबरें हैं, तीनों मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले जो एक अच्छी खबर है वो आपको देते हैं। पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुई है और बड़ी ज़बरदस्त फसल हुई है इस मरतबा गंदम की। और कपास के बारे में भी कहा जा रहा है कि लगातार कई सालों की डिक्रीज़ के बाद कई सालों तक लगातार जो कपास की पैदावार है वो कम होती चली गई है पाकिस्तान में। और उसकी वजूहात जो हैं वो मल्टीपल थी। एक तो टेक्सटाइल का पूरा शोबा बैठ रहा था, आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई थी और लगातार जो है वो पॉलिसीज़ की वजह से और अच्छे पैसे ना मिलने की वजह से बेहतर रिसर्च भी नहीं है पाकिस्तान में। वो अभी फ्यूचर का काम है, ये हुकूमत भी करती है या नहीं करती अलग बात है। लेकिन लगातार 2014 के बाद से नीचे जा रही थी कपास की पैदावार। अब पहली मरतबा इस तरह का डाटा सामने आ रहा है कि 2021-22 के लिए जो ये वाली अब फसल लग रही है इसमें कपास की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। 20% से भी ज़्यादा इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ अदाद व शुमार के मुताबिक। तो ये एक अच्छी खबर है। गंदम की जो पैदावार है वो बम्पर क्रॉप हुई है, बहुत अच्छी हुई है। नॉर्मली जो गंदम को बीमारियां लग जाती हैं वो भी नहीं हुई, मौसमी असरात भी ज़्यादा हावी नहीं हुए। कुछ हुकूमत की जानिब से सपोर्ट प्राइस अच्छी रखी गई थी, सिंध में भी और पंजाब में भी। सिंध में गो के ज़्यादा है, पंजाब में कम है, लेकिन इसके बावजूद गंदम लोगों ने ज़ौक़ और शौक़ से लगाई है, ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत की है। अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे ज़्यादा मदद की है, तो गंदम की एक बम्पर क्रॉप हुई है। चावल के जो किसान हैं उनको भी अगर आप डाटा देखें तो लगातार इजाफा हो रहा है उनकी फसलों में और उनको अच्छी कीमत मिल रही है। आलू का किसान जो है उसको बड़ी मार पड़ जाती थी, 1-2 साल अच्छा रहता था, फिर 1 साल इतनी मार पड़ती थी कि आलू जो है वो ज़मीन में से निकालना मुश्किल हो जाते थे और वो लगे हुए उसके ऊपर ही हल चलाना पड़ता था। ऐसे हालात मैंने देखे हैं। लेकिन अब कुछ किसानों को कीमत मिल रही है, ये अच्छी चीज़ है। इस हुकूमत को ज़राअत के ऊपर ज़ोर देना पड़ेगा। ये आपकी बैकबोन है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ख़ास तौर पे कॉटन पे, क्योंकि पाकिस्तान की 50% के करीब जो जितनी भी वैल्यू एडिशन आप करते हैं कॉटन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका 50% लगभग कॉटन से वाबस्ता है। और अगर पाकिस्तान इसमें खुद कफ़ील हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान उतनी कपास की पैदावार तो नहीं कर पा रहा जितनी आज से 10 साल पहले करता था या 2014 में मैक्सिमम हुई थी, उसके बाद फिर लगातार नीचे जा रही है। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ था, पीटीआई के दौर में भी नीचे जा रही थी, लेकिन ये अब पहला साल है कि इसकी पैदावार जो है वो बढ़ाई जा रही है। अगर कुदरत ने साथ दिया और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो कपास की भी इंशाल्लाह अच्छी फसल आएगी जो पाकिस्तान को फ़ायदा देगी। एक अच्छी खबर है। दूसरी खबर जो है वो मैं इससे पहले कि पॉलिटिकल खबर की तरफ आऊँ, मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ मैं इसको देख भी रहा था कि अब भारत के बाद बहुत तेज़ी से जो कोरोना वायरस है वो नेपाल में पहुँचा है। भारतीय शहरी क्योंकि नेपाल में ट्रैवल करते हैं और नेपाल से वो जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, और ये जब गर्मियों का सीज़न शुरू होता है तो वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो बड़ा कट्टर किस्म के मजहबी रुझानात हैं वहाँ पे, वो दिमाग से कुछ नहीं सोचते। उनका कुंभ का मेला था, ब्राह्मणों ने अरबों रुपए कमाने होते हैं तो इसलिए, और बड़े उनको चढ़ावे चढ़ते हैं, सोना चांदी और दूसरे जेवरात और कैश डॉलर्स, बहुत पैसा आता है उनको, ब्राह्मण तबके को, उनके पंडितों को, तो वो बाज नहीं आते। उन्होंने कुंभ का मेला भी करवाया, मजहबी एक्टिविटीज़ भी करवाई और बाद में ये सारे पंडित गायब हो गए। जितने पुजारी हैं सब गायब हो गए और मंदिरों को ताले लगा दिए। मसाजिद के अंदर मुसलमानों ने वहाँ पे अस्पताल कायम किए, फील्ड हॉस्पिटल, और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो ये फ़र्क ज़ाहिर हो गया कि जो ब्राह्मण तबका है जो हिंदुओं पे शुरू से इक़्तिदार कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि 25 लाख टन सोना है उनके पास। इतना सोना अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका की रियासत से 2.5 गुना ज़्यादा सोना भारत के इन पंडितों के पास है, और भारत की रियासत से 10 गुना ज़्यादा सोना भारत के इन पंडितों के पास है। तो इन्होंने अपनी मजहबी रसूमात जो हैं वो नहीं रोकी, और उसका नुकसान ये हुआ कि बरखादत रिपोर्ट कर रही थी कि जो उनका गंगा दरिया है, दरिया गंगा जिसे वो कहते हैं, वहाँ पे लाशें बहकर आ रही हैं। एक लड़के का वो इंटरव्यू कर रही थी, बरखादत वहाँ पे सहाफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि 15-20 लाशें रोज़ाना इस दरिया में बह के आ जाती हैं, क्योंकि ऊपर रहने वाले इंतहाई गरीब इलाके हैं, वो लोग इन लाशों को दफना नहीं पा रहे, ना उनके पास इतना पैसा, और वो डरे हुए हैं। तो जैसे ही कोरोना से कोई मरता है वो उसकी लाश दरिया में फेंक देते हैं
और वो बहती हुई इनके गांव की तरफ आ जाती है। अब ये गांव जो है, यहाँ दरिया का एक मोड़ है, तो अक्सर लाशें किनारे पे आ जाती हैं। वो कहते हैं 15-15, 20-20 लाशें हमें रोज़ मिलती रही हैं, तो हम उनको पहचानते रहे। मुसलमान और हिंदू की लाश अलग हो जाती है, आपको पता है, वो देख लेते हैं। तो उसमें से जो मुसलमान थी उनको वो दफना देते थे और जो हिंदू थी उनको वो जला देते थे। तो इस तरह उन्होंने बेशुमार लाशों के बारे में बताया कि यहाँ पे ईसाइयों की जो आई उनको भी दफना दिया और जो हिंदुओं की आई उनको जला दिया। तो बेशुमार लाशें उस दरिया के अंदर बहती हुई आई हैं और वो दरिया के किनारे पे एक पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है, वहाँ दिखाया गया। इसी तरह ये हिंदू रुके नहीं, बाद नहीं आए, ये नेपाल गए, क्योंकि नेपाल से ऊपर इनको रास्ता मिलता है तीर्थ की यात्रा के लिए तिब्बत में जाने का, जहाँ ये मानसरोवर तक जाते हैं। मानसरोवर ऊपर एक लेक है, वहाँ से कहते हैं शिव का जन्म हुआ था, और वहाँ एक और झील है बहुत बड़ी, उसमें वो शिव और पार्वती जो है वो नहाने आते हैं। इनके मजहबी कुछ कहावतें हैं और कुछ कहानियाँ हैं जो भारत में बड़ी मकबूल हैं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं तीर्थ की यात्रा करने के लिए। अभी वो लोग वहाँ जा रहे थे, आ रहे थे, उन्होंने ये वायरस पहुँचा दिया नेपाल में भी। नेपाल में सूरत हाल ये है कि केपी शर्मा जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनका बयान आया कि नेपाल इज़ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय कोविड और वी नीड हेल्प। उन्होंने मदद मांगी है पूरी दुनिया से नेपाल ने, और उस पर जो रिपोर्ट हुआ वो ऐसे है कि नेपाल्स कोविड क्राइसिस इज नियरली एज बैड एज इंडियाज़, बट सिंस नेपाल इज़ नॉट इंडिया इट लाइकली वुड नॉट गेट एज मच मेडिकल कवरेज। अब इंडिया से भी बुरे हालात हैं नेपाल के, लेकिन भारत की तरह उसको बेहतर कवरेज नहीं मिल रही, दुनिया उस पर तवज्जो नहीं दे रही, और इस वक्त वो बहुत बुरी तरह उसको मदद चाहिए, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है कोविड-19 में। नेपाल नीड्स हेल्प, और उसके वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मदद की ज़रूरत है। ओपनली उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी मदद करे, हम कोरोना के साथ एक जंग लड़ रहे हैं, भारत से ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। तो आप इसको समझिए कि जो भारत वाला वेरिएंट है वायरस का, वो नेपाल पहुंच गया है और वहाँ पे लोगों की जानें ले रहा है। और उसी तरह जैसे इंडिया में किया है, नेपाल की आबादी कम है, कवरेज कम होती है, लेकिन उनको मदद उतनी ही चाहिए और दुनिया से वो अब मदद मांग रहे हैं। दूसरी जानिब जो भारत की सूरत हाल है वो आपके सामने वो संभलती दिखाई नहीं दे रही। आने वाले दिनों में ज़्यादा वर्ष हो सकती है ये सूरत हाल। नरेंद्र मोदी ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ एक खबर है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि भारत की फ़ौज ने ये ऑफ़र किया था कि हम सपोर्ट देते हैं, हमारे पास पूरी मेडिकल कवरेज के लिए टीम्स मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास बंदोबस्त है, ट्रेंड वर्कर्स हैं, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये इसलिए नहीं होने दिया कि वो ये नहीं कहना चाह रहा कि हम कोलैप्स कर गए हैं या हमारा हेल्थ सिस्टम बैठ गया है। अपनी गलती मानने या उसको तस्लीम करने की बजाय वो ढिठाई पे उतरा हुआ है और फौज की मदद लेने की बजाय वो ये साबित करना चाह रहा है कि इंडिया के अपने सिविल स्ट्रक्चर ने कोरोना वायरस को संभाल लिया था, मामला इतना बड़ा नहीं हुआ था, इतने हंगामी हालात नहीं हो गए थे जिनसे इंडिया खुद ना निकल सकता फौज की मदद के बगैर। तो इसके ऊपर फौज के अंदर जो है वो रद्द-ए-अमल भी है और फौज ने इस चीज़ को माइंड भी किया है कि हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, हमारे अपने लोग जो हैं वो उनकी लाशें दफनाने के लिए बंदोबस्त नहीं है, हंगामी और जंगी सूरत हाल है। इसमें भारतीय वज़ीर आज़म क्यों फ़ौज को ये मौका नहीं दे रहे कि वो अपने लोगों को बचाने का काम करें? सबसे पहली वजह यह है कि फ़ौज को बुलाना जो है वो भारत में एक बड़ी अजीब चीज़ हो जाएगी। अव्वल तो उनकी फ़ौज आती नहीं है इन मामलात में, लेकिन अगर उनको बुलाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि फ़ौज आ गई तो हंगामी हालात हैं, जंगी हालात हैं, तो मैं जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा इतनी बुरी सूरत हाल का जिसके लिए फ़ौज को बुलाना पड़ा है। तो ये भी एक खबर है। और एक और चीज़ ये है कि बरतानिया में जो कोरोना वायरस का भारतीय वेरिएंट है या भारत में जो कोरोना वायरस की किस्म है वो बरतानिया में पहुंचा और बहुत तेज़ी से बरतानिया में फैलना शुरू कर दिया है। बरतानिया की वैक्सीन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उस वेरिएंट के ख़िलाफ़ मौसर तरीके से काम नहीं कर रही, ये म्यूटेट हो गया है, यानी जो कोरोना वायरस भारत के अंदर है उसने अपनी शक्ल और अपनी हैयत को तब्दील कर दिया है, वो ज़्यादा डेंजरस है। वो भारत में तबाही मचा रहा है, नेपाल पहुंच गया, वहाँ बहुत तबाही मचा रहा है। अब क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग भाग कर निकले थे मुख्तलिफ मुल्कों में, तो वहाँ इक्का दुक्का केस आ रहे हैं, लेकिन सबसे तेज़ ये बरतानिया में जाकर फैलना शुरू हो गया है जहाँ भारतीय शुरू की फ़्लाइटों से फ़ायदा उठाकर पहुँच गए थे। तो जब बरतानिया ने पाकिस्तान को डाला रेड लिस्ट पे
और पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती की, तो पाकिस्तान ने उस वक्त भी कहा था कि भारत में ज़्यादा है, आप भारत को नहीं डाल रहे, पाकिस्तान को आप रेड लिस्ट पे डाल रहे हैं, ये एक ज़्यादती है। लेकिन बरतानिया को उस वक्त समझ नहीं आई, तो अब समझ आ जाएगी कि सारा का सारा कोरोना वायरस जो भारत वाला वेरिएंट था वो अब बरतानिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहरहाल हम नहीं चाहते कि दुनिया में कहीं पे भी ये वबा फैले, बल्कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है, वो इसलिए कि हम लोग थोड़े से गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। भारत में जिस तरह वायरस फैला है, जिस तरह ये फैला है नेपाल में, उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा लोगों को होता है उतनी तेज़ी से ये अपने आप को म्यूटेट करता है। जितने ज़्यादा लोगों को ये होता है, जितने लोगों को ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है, ये अपनी शक्ल बदलने की उतनी ज़्यादा सलाहियत पैदा करता है। लिहाजा हमें हर हाल में इससे बचना है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कम हुआ है और लोगों की अपनी मेहनत की वजह से हुआ है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ लोग खुद भी एहतियात कर रहे हैं। तो आप सब लोग, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि अगले 15 दिन डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस क्या करने वाला है। आपने ये 15 दिन अच्छे तरीके से गुजारे, 10 दिन हो गए गालिबन इस बात को, तो 10-12 दिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से गुजारे। एक हफ्ता अगर हम और अच्छे तरीके से गुजारें और SOP को फॉलो करते चले जाएं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसमें से जल्द निकल जाएगा और अगली किसी खतरनाक लहर का हमें सामना भी नहीं करना पड़ेगा। एक और जो बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है वो आपको हम पहुंचा देते हैं आप तक। वो है जी शहबाज शरीफ साहब का ECL में नाम जाना। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ पाकिस्तान के बड़े तगड़े हलकों के साथ बातचीत बना ली थी और बातचीत छेड़ के काफ़ी आगे तक निकल गए थे, और उनका इरादा ये था कि वो बरतानिया जाएंगे और नवाज शरीफ साहब से भी मुज़ाकरात करेंगे। अगर तो नवाज शरीफ साहब मान गए और उन्होंने तय कर ली वो सारी चीज़ें जो शहबाज शरीफ साहब यहाँ ताकतवर हलकों से तय कर रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब ना माने तो वापस आने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर शहबाज शरीफ साहब भी वहीं रह जाएंगे। पिछली मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब गारंटी के ऊपर आए थे। आपको याद होगा जब कोरोना नया नया चल रहा था तो शहबाज शरीफ साहब आखिरी फ़्लाइट से वापस आए थे कि मैं खिदमत करने जा रहा हूँ। बड़ा जज्बा था, जोश था, और उस वक्त ये खबरें चल रही थी पाकिस्तान में कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के लिए वापस आ रहे हैं। नून लीग के बेशुमार लोगों ने कहा, सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया है, हुकूमत से तंग आ गई इस्टेब्लिशमेंट, उनको वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हैं। लेकिन जब वो वापस आए तो उसके बाद उनके लिए हालात मुख्तलिफ हो गए। अब शहबाज शरीफ साहब को जाने ही नहीं दिया जा रहा। ताकतवर हलकों ने उनके लिए ग्राउंड बनाई, उनको बाहर निकलवाया, उनके लिए फ़ैसले करवाए। इवन यहाँ तक कि एक दिन के अंदर उनको ब्लैक लिस्ट से निकलवा के अदालत का हुक्मनामा दे के कहा जाओ आप ट्रैवल कर लो। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत ने ट्रैवल नहीं करने दिया। इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर जाएंगे दोबारा धोखा देंगे और ताकतवर हलके शायद उनके धोखे में आ जाएं। पाकिस्तान में जो ताकतवर हलके, उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों को चुप करवाने का आसान तरीका ये है कि इनको आसरा दिए रखो, जिसकी बात अभी थोड़े दिन पहले की है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी। लेकिन इमरान खान साहब इसमें नहीं मांगे, वो एक अग्रेसिव प्लेयर हैं। उन्होंने इनका ECL में नाम डलवा दिया ईद से एक दिन पहले, और अब शहबाज शरीफ साहब पीर वाले दिन अदालत जाएंगे, लाहौर हाई कोर्ट। और मैं आपसे दोबारा अर्ज़ कर लूँ कि जब भी शरीफ ख़ानदान का कोई शख्स इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला कर ले, तो फिर उसको इंसाफ लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।